तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और आप अगर पहले पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो और अच्छी बात है ना। पढ़ लिए तो अच्छी बात है ही, नहीं पढ़े हैं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि पढ़े हैं पहले तो आपके दिमाग में कुछ रहेगा, हमको उसको निकालना रहेगा, नया कुछ डालना रहेगा। उससे अच्छा है कि भाई ना पढ़ना, है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मिनट प्लीज़, एक मिनट। एक किसी ने ज्वाइन के लिए इनको थोड़ा लिंक भेज देता हूँ। एक कोई एक जन ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट दिया है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 साल का, 2005 साल में आया था, 2005 में, ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट था ना। हमारा ये गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट में गड़बड़ी रहता है। तो 2005 साल में आया था और ये 2005 का 22nd एक्ट था। एक्ट क्या बता रहा है? एक्ट हमको एक अधिकार देता है। राइट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? राइट मीन्स अधिकार, किसी भी चीज के प्रति जो हक होता है। तो किसके प्रति हमारा ये हक है? तो बोला जाए दिस इज ए राइट टू इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है उसके प्रति, किसके राइट के बारे में यहाँ पे बात बताया गया? कोई बात बताइएगा। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन राइट बताता है, ये राइट किसको देता है? राइट टू इंफॉर्मेशन टू सिटीजन ऑफ इंडिया। वेरी गुड। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट राइट देता है टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। राइट किसको देता है? टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। हमारे देश के हर एक नागरिक को, सिटीजन को, ये आपका राइट देता है। अब हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि कोई भी एक्ट के बारे में जब हम देखते हैं तो एक्ट बनने से पहले बिल रहता है, बिल को अपर हाउस और लोअर हाउस में लाया जाता है और फिर जाके वो एक्ट बनता है। तो आरटीआई एक्ट को भी अगर हम देखें तो आरटीआई एक्ट को पहले लोकसभा में लाया गया, है ना। फिर इसको राज्यसभा में लाया गया, फिर इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, प्रेसिडेंट का एसेंट, ठीक है। अब उसके बाद से जब लोकसभा में ये कब पास हुआ था बताइए हमको, कोई बताइएगा। लोकसभा में कब पास हुआ था? लोकसभा में कब पास हुआ था आरटीआई एक्ट जो है? इसको 11 मई को। बाकी लोग बताइए। 11 मई 2005, है ना। तो आरटीआई को लोकसभा में आपका कब पास हुआ? तो 11 मई 2005। राज्यसभा में कब पास हुआ ये? राज्यसभा में कब पास हुआ? तो इसके जस्ट एक दिन बाद, है ना, 12 मई 2005। और प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था बताइए? ये डेट पूछा जाता है बहुत बार। 12 मई, 11 मई, 12 मई और 15 जून। वेरी गुड। 15 जून 2005 में इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला। अब जब ये एक्ट, आपका एक्ट नहीं बना था, ये बिल था, यहां तक ये बिल था, ध्यान दीजिए, यहां तक ये बिल था, ठीक है। और जिस दिन इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, प्रेसिडेंट साहेब या साहिबा ने उनको साइन कर दिया, तो ये बिल से क्या बन गया? बिल से बन गया एक्ट। और जिस दिन कोई, अच्छा आप पहले वीडियो देखे हुए थे, कोई बात नहीं, अच्छा बात है बंटी जी, है ना। तो बिल जब एक्ट बनता है उसी दिन को बोला जाता है डेट ऑफ एनएक्टमेंट। याद रहेगा, बिल, व्हेन द becomes bill becomes act, the date the date is known as date of enactment। देखिए enactment इसी के भीतर है, enactment, ठीक है। मतलब एक्ट होने के दिन, जिस दिन हमारा बिल से एक्ट बनता है उस दिन को बोला जाता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। तो आपसे अगर पूछा जाए आरटीआई एक्ट का डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग?
डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या हो जाएगा, 15 जून 2005 हो जाएगा, है ना, जिस दिन ये आपका एक्ट बना था, अर्थात इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था, उसी दिन को हम बोलेंगे इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट। क्लियर है? अब जब ये हमारा इन एक्ट बन गया, उसके बाद ये हमारा क्या होता है, इसके बाद एक पर्टिकुलर दिन रहता है, गेजेट में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और बोला जाता है ये एक्ट इस तारीख से जनता जनार्दन के ऊपर लागू हो जाएगा, है ना, सबके ऊपर लागू हो जाएगा। द डेट फ्रॉम विच दिस एक्ट शैल कम इन टू फोर्स, कब से ये आपका लागू होगा वो बताया जाता है। अब आरटीआई एक्ट को पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आरटीआई एक्ट को अगर हम समराइज करें तो यहाँ पे टोटल हमको 31 सेक्शन देखने को मिलेगा, 31 सेक्शंस। यहाँ पे आपको 6 चैप्टर देखने के लिए मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें 2 शेड्यूल देखने के लिए भी मिल जाएगा। याद रहेगा, 31 सेक्शंस, 6 चैप्टर और 2 शेड्यूल। अब इस 31 सेक्शन को 6 चैप्टर के भीतर कैसे बांटा गया वो भी हम यहां से देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो बताता है प्रिलिमिनरी। पहला चैप्टर क्या बताता है, प्रिलिमिनरी, जिसके भीतर 2 सेक्शन है। प्रिलिमिनरी में बस 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 क्या बताता है, ये हमको बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसका नाम क्या है, एक्सटेंट क्या है और कमेंसमेंट कब से ये आपका लागू हुआ। तो नाम क्या है, विस्तार, मतलब कहाँ कहाँ पे ये विस्तार है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, वेदर दिस इज कंप्लीटली एप्लीकेबल ऑन होल इंडिया और नॉट, पूरे देश भर में ये लागू है कि नहीं, और ये आपका इसका नाम क्या हमने देखा और कब से लागू हुआ ये हमने देख लिया। कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 1 में, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट। सेक्शन 2 में क्या बताया गया, तो सेक्शन 2 में बताया गया डेफिनेशन पोर्शन। सेक्शन 1 था शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट, सेक्शन 2 में था डेफिनेशन। यही दो मिलके मेरा चैप्टर 1 यानी कि प्रिलिमिनरी खत्म होता है। हमने देखा था टोटल 6 चैप्टर है। अब सेकंड चैप्टर में हम अगर आएंगे तो सेकंड चैप्टर में बोला गया राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। जो अभी मेरा क्लास सुन रहे हैं, थोड़ा सा धीरज रखिए, शांति बनाए रखिए, मन में आप भरोसा रखिए कि आरटीआई एक्ट आज आप पूरा याद कर लीजिएगा। कौन सा सेक्शन पे क्या बताया गया, कौन सा चैप्टर में क्या बताया गया, कौन सा शेड्यूल में क्या बताया गया। जैसे हम लोग कंडक्ट रूल में भी पढ़े थे ना, कि हमारा पहला क्लास था जहां पे हम लोग डिफरेंट कंडक्ट रूल को याद किए हुए थे। सिमिलरली हम लोग आरटीआई एक्ट को भी लगभग उसी तरीके से पढ़ेंगे कि 6 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर में कितना सेक्शन है, उसमें कौन सा सेक्शन पे क्या बताया गया, ये सारा चीज आज हम लोग देख लेंगे। कल जब हम लोग क्लास करेंगे तो बेसिकली हम लोग इसके इनर मीनिंग और जो आपका इनर सेक्शंस के भीतर जो जो बातें बताया गया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो चैप्टर 1 में क्या बताया गया था भाइयों और बहनों, फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, फटाफट से बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड। किसने किसने जवाब दिया, पिंटू जी, मुकेश जी, झिंटू, प्रद्युत, अक्षय, जतिन, अच्छा चलिए, हाँ, शिवी, मुकेश, वेरी गुड। अरे चैप्टर 1 में हम पूछे थे, चैप्टर 1 में आपका क्या बताया गया, प्रिलिमिनरी बताया गया। डेफिनेशन जो है एक सेक्शन में बताया गया। ठीक है, चैप्टर है प्रिलिमिनरी जिसके भीतर 2 सेक्शन है, मुकेश जी, प्रिलिमिनरी के भीतर 2 सेक्शन है। वेरी गुड रामकृष्ण जी, आपका प्रिलिमिनरी के भीतर 2 सेक्शन है, एक हो गया शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट, और दूसरा हो गया डेफिनेशन। ठीक है ज्योतिर्मय जी, वेरी गुड सोनी जी। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या बताता है, चैप्टर 2 हमको बताता है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो चैप्टर 2 हमको बताता है राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है और किसको यह अधिकार दिया जाता है, और साथ ही साथ पब्लिक अथॉरिटीज का क्या ऑब्लिगेशन है। अब देखिए यहां पर एक टर्म यूज किया गया,
पब्लिक ऑथोरिटी। अब पब्लिक ऑथोरिटी कौन होता है? हम अगर एक एग्जाम्पल ले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के रिस्पेक्ट में, तो बताइए हमको एक एग्जाम्पल दीजिए इन कनेक्शन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हु विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक ऑथोरिटी। पब्लिक चैट में फटाफट बताइए, पब्लिक ऑथोरिटी हम किसको बोलेंगे? अक्षय बोला डीओपी, बाकी लोग बताइए क्या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को हम पब्लिक ऑथोरिटी बोलेंगे, या पोस्ट ऑफिस अलग अलग जो पोस्ट ऑफिस है उसको एचओ एसओ उनको पब्लिक ऑथोरिटी बोलेंगे? अक्षय बोला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाकी लोग बताइए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुकेश जी बोले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, प्रवीण बोले डीजी पोस्ट। चलिए, तो आपको याद रखना है, वेरी गुड शिवी जी। राकेश राकेश गलत जवाब दिया, एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट नहीं, डीपी जी याद रखिए, डीजी पोस्ट वगैरह कुछ नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज द पब्लिक ऑथोरिटी, याद रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज द पब्लिक ऑथोरिटी। कैसे? देखिए हम लोग एक आपका डेफिनेशन में अगर आते हैं, थोड़ा हम लोग इधर उधर करेंगे, ठीक है, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर करने में आसान हो जाएगा। कहा गया भैया जी, देखिए क्या बोला जा रहा है, पब्लिक ऑथोरिटीज का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है पब्लिक ऑथोरिटी मीन्स एनी ऑथोरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑथोरिटी बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेड बाय और established by the parliament, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इन सब के द्वारा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी बॉडी को फॉर्म किया गया, या फिर कोई भी ऐसा बॉडी है विच इज ओन्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, सब्सटेंशियली फिनांस्ड बाय, तो उस बॉडी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर उस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो फिनांस्ड होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक ऑथोरिटी। अगर इसका एग्जांपल हम ले तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जैसे रेलवे, है ना, ये सब कौन है? ये एक एक पब्लिक ऑथोरिटी है, याद रहेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज ए पब्लिक ऑथोरिटी, रेलवे ये एक पब्लिक ऑथोरिटी है। क्लियर है? क्योंकि ये एक ऐसा बॉडी है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा पब्लिक ऑथोरिटी। तो आपसे अगर पूछा जाएगा पब्लिक ऑथोरिटी कौन होता है ना, तो हम बता पाएंगे कि पब्लिक ऑथोरिटी कौन होता है। एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो भाई हमारा डाक विभाग जो है ये एक पब्लिक ऑथोरिटी है, याद रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। वेरी गुड विशाल जी। अब इस यहां पे हम क्या देख रहे थे, कहा गया भैया जी, हाँ इधर था, तो यहां पे बताया गया राइट टू इंफॉर्मेशन किसको अधिकार देता है, और पब्लिक ऑथोरिटीज का क्या क्या ऑब्लिगेशन रहता है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में देखेंगे, जहां पे चैप्टर 2 में देखेंगे। और चैप्टर 2 में टोटल 9 सेक्शन हमको देखने को मिलेगा, टोटल 9 सेक्शन। चैप्टर 2 में 9 सेक्शन, कहां से कहां तक? 3 से लेके 11 तक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, याद रहेगा। ये सबसे बड़ा चैप्टर के भीतर एक है। इसके बाद आपका बड़ा चैप्टर होता है मिसलेनियस, जिसमें 11 सेक्शन है, और चैप्टर 2 में आपका 9 सेक्शन है। ठीक है, अब यहां पे ये 9 सेक्शन पे क्या क्या बताया गया हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना। तो ये हो गया मेरा चैप्टर 2, चैप्टर 2 ये क्या था? चैप्टर 1। अब देखिए पहला सेक्शन क्या बताया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो बोला गया राइट टू इंफॉर्मेशन गिव्स द राइट टू हुम। इसको अगर हम डिटेल्स में पढ़े तो देखिए क्या बताया गया यहाँ पे, 3 हाँ। सेक्शन 3 हमको क्या बताता है, तो सेक्शन 3 बताता है राइट टू हुम, किसको अधिकार दिया जाएगा, तो बोला जाए ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। सारा सिटीजन वेदर ही इज एन एनआरआई और नॉट, एनआरआई है ये फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एनआरआई जो है वो भी हमारा सिटीजन ही है, बट नॉन रेसिडेंशियल सिटीजन है या नॉन रेसिडेंट सिटीजन है। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट एनआरआई के ऊपर भी हमारा लागू हो जाएगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो आवर सिटीजन,
है ना। तो पहला सेक्शन हमको 3 क्या बताता है कि किसको अधिकार दिया गया। तो हमने बोला भैया हमने सिटीजन को यह अधिकार दिया। अब किसके अगेंस्ट में दिया? सिटीजन को यह अधिकार आपने दिया तो किसके अगेंस्ट में दिया? तो पब्लिक ऑथोरिटीज के अगेंस्ट में दिया। आप याद करिए यहां पे हो गया, पहले सिटीजन को दिया गया अधिकार, किसके अगेंस्ट में दिया गया? मेरा ये कीबोर्ड थोड़ा काम नहीं कर रहा है अच्छे से, इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए, तो सिटीजन को अधिकार दिया गया, किसके अगेंस्ट में दिया गया? तो बोला जा रहा है पब्लिक ऑथोरिटीज के अगेंस्ट में दिया गया कि भाई तुमको अगर जवाब चाहिए ना तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जाके बोलोगे कि सर हमारा इस सवाल का जवाब चाहिए, हमको इस इंफॉर्मेशन चाहिए। सवाल नहीं पूछेंगे बट इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो हमने पहला देखा, सेक्शन 3 ने बोला सिटीजन को अधिकार है, सेक्शन 4 ने बोला किसके अगेंस्ट में अधिकार है? तो पब्लिक ऑथोरिटीज के अगेंस्ट में अधिकार है। और यहां पे जिसके अगेंस्ट में हम जा रहे हैं, मतलब जिसके पास हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं पब्लिक ऑथोरिटी के पास, उनका क्या क्या ऑब्लिगेशन है। उनका ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य, क्या क्या करना है, क्या क्या करने के लिए ऑब्लाइज्ड है, बाउंड है। तो वो बताया गया कहां पे? सेक्शन 4 पे बताया गया। अब हम सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम पब्लिक ऑथोरिटी से सवाल मांगेंगे, सवाल मतलब इंफॉर्मेशन मांगेंगे। अब हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, रेलवे, कोई भी पब्लिक ऑथोरिटी जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। अब इस इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आप किस किस द्वार पे भटकते रहोगे, कहां कहां घूमोगे, किससे आप जवाब मांगोगे, किससे आप बोलोगे कि हमको इंफॉर्मेशन दो, है ना। तो जिस कारण से पब्लिक ऑथोरिटी ने क्या किया, बोला कि भाई मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा कि आपको अगर जवाब मांगना है इनसे मांगो, उनसे मांगो। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या किया, सारा डिवीजन का जो मान लीजिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है उनको पीआईओ बना दिया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, है ना। तो हम सिटीजन है, पब्लिक ऑथोरिटी के पास इंफॉर्मेशन मांगेंगे, और पब्लिक ऑथोरिटी ने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन देने के लिए दो ऑफिसर को दो ऑफिसर को आइडेंटिफाई कर दिया कि तुम पीआईओ और एपीआईओ से जब आप इंफॉर्मेशन मांगोगे, ठीक है। क्या किया इन्होंने, पीआईओ और एपीआईओ को इन्वॉल्व कर दिया कि चलो तुमको जवाब देना है, समझे बाबू, तुमको जवाब देना है। तो सेक्शन 5 हमको बताता है डिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कहां पे बताया गया? सेक्शन 5 में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, किसके पास जवाब मांगेंगे, पास मतलब 5, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कहां पे बताया गया? 5 में बताया गया, ठीक है। आगे हम लोग एक बार में समराइज करेंगे तो और आपको याद हो जाएगा। अब हमने देखा किसने मांगा, सिटीजन ने मांगा, किसके पास? पब्लिक अथॉरिटी के पास। पब्लिक अथॉरिटी का ऑब्लिगेशन हमने देख लिया, और पब्लिक अथॉरिटी ने क्या किया, पीआईओ और एपीआईओ को अपॉइंट कर दिया कि तुम लोग जवाब देना। यहां तक क्लियर है। अब बोला जा रहा है जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया जब रिक्वेस्ट करेगा तो कैसे करेगा, हाउ टू मेक द एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट फॉर आरटीआई, कैसे हम आरटीआई का रिक्वेस्ट करेंगे। उसमें हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, रीजनल लैंग्वेज में होगा। उसमें मेरा एड्रेस रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें हमको अपना डिटेल्स देना है कि नहीं देना है, कितने शब्द के भीतर मैं आरटीआई का जो एप्लीकेशन है, रिक्वेस्ट है, उसको मैं डाल सकता हूं, करने के लिए हमको कितना फीस देना रहेगा। ये सारा चीज जो है कहां पे बताया जाता है, तो बोला जा रहा है सेक्शन 6 में बताया जाता है, जहां पे बोला गया रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, अर्थात हम कैसे ये रिक्वेस्ट करेंगे। आसान भाषा में बोले, हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट, हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट, है ना, QUEST। हमारा अंग्रेजी भी एकदम जबरदस्त है। हमको तो अंग्रेज लोग जो है ना एक बार बोला था कि हमको बड़ा सा अवार्ड भी देगा हमारा अंग्रेजी देख के, ठीक है। तो बोला जा रहा है हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट, कहां पे बताया गया? 6 में बताया गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे हम लोग और एक बार इसको समराइज करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब ये बोल दिया कैसे रिक्वेस्ट करेंगे। अब बोल रहा है कि भाई चलो हमारे पास पीआईओ एपीआईओ के पास आवेदन आवेदन आ गया, अब पीआईओ और एपीआईओ कैसे उसको डिस्पोज करेगा, कैसे उसको डिस्पोज करेगा, कितने दिन के भीतर आरटीआई का रिप्लाई करना होता है बताइए।
विद इन हाउ मेनी डेज नॉर्मली आरटीआई रिप्लाई शैल बी प्रोवाइडेड? कितने दिन के भीतर? सभी लोग जानते हैं 30 दिनों के भीतर। वेरी गुड, 30 डेज के भीतर। अगर एपीआईओ के पास अप्लाई किया गया तो कितने दिन के भीतर करेगा? एपीआईओ के पास अप्लाई किया गया तो कितने दिन के भीतर करेगा? राकेश जी 40 नहीं है, 35 है, याद रहेगा, 5 दिन एक्स्ट्रा रहता है ना। वेरी गुड, 30 + 5। अच्छा, अब मैं एक खतरनाक इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपका अगला एग्जाम पे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए, सोना नहीं है, इधर सुनना है। क्या बोला जा रहा है? बोल जाए भाई लाइफ एंड लिबर्टी का केस है, लाइफ एंड लिबर्टी का केस है। सुन लीजिए पहले रामकृष्ण जी, लाइफ एंड लिबर्टी का केस है। एपीआईओ के पास अप्लाई किया गया आरटीआई के लिए, आरटीआई किया गया, रिक्वेस्ट किया गया। कितने दिन में या कितने घंटे में, कितने समय में जवाब देना है? सवाल क्लियर है? संदेश, जयप्रकाश, मधुस्मिता, मंजीत, मैठी, झिंटू, शिवी, बताइए। सवाल मेरा सुने है ना? देवी और सजनों, रामकृष्ण जी 48 घंटा। मुकेश मीना, ये क्या जवाब दिया आपने? 5 दिन + 48 घंटा, ये कोई जवाब हुआ है? आपको कुछ नहीं पता क्या होगा? 48 घंटा होगा या 5 दिन + 48 घंटा होगा? बताइए फटाफट से। ज्योतिर्मय, रामकृष्ण, चलिए। तो अभी तक जितना जवाब दिया, अच्छा अक्षय जी आप भी बोले 5 दिन + 48 घंटा, शुभेंदु भी बोला 5 दिन + 48 घंटा। तो बिल्कुल सही जवाब यही है। जिसने जिसने 48 घंटा लिखे थे याद कर लीजिए। मेरा सवाल सुनिए अभी, मैंने क्या बोला था? लाइफ एंड लिबर्टी का केस है, बहुत अच्छी बात है, बट रिक्वेस्ट कहां पे किया गया? एपीआईओ के पास किया गया, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास किया गया। और एपीआईओ खुद जवाब नहीं दे सकता, कभी भी एपीआईओ जवाब नहीं दे सकता। एपीआईओ को फॉरवर्ड करना रहता है पीआईओ के पास, पीआईओ देगा उसका जवाब। जिस कारण से एपीआईओ को मैक्सिमम 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है ना, कि 5 दिन आपको एक्स्ट्रा समय दिया गया जवाब देने का, मतलब उसको फॉरवर्ड करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 48 आवर्स तो रहेगा, बट +5 डेज। वेरी गुड अक्षय जी, शुभेंदु जी, और पहले जिसने बोला था, क्या किसने बोला था? 48 + 5 5 5, मुकेश मीना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मुकेश जी, है ना। याद रहेगा ये सवाल का जवाब? ये जवाब सवाल अगर पूछेगा ना, 90% लोग गलत जवाब मार के आएगा, और आपको उस 90% में नहीं रहना है, आपको 10% में रहना है। ठीक है? तो आरटीआई का डिस्पोजल हमने, तो क्या हुआ, जैसे हमको 30 दिन में जवाब देना है, हमको 35 दिन में जवाब देना है। अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन रहेगा, कितने समय में जवाब देना रहेगा हमको बताइए? थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन रहेगा तो कितने समय में जवाब देना रहेगा? रामकृष्ण जी, प्रवीण जी, 40 दिन में हमको जवाब देना रहेगा, है ना। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए 40 दिन के में हमको जवाब देना रहेगा। तो ये डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट कैसे होगा? ठीक है। अब अगला बात, मान लीजिए अगर डिले ज्यादा हो जाता है तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन देना है ना। अगर हमको रिजेक्ट करना है, उस रिजेक्शन के साथ साथ और क्या बताना है? भाई किसके पास अपील करोगे, कितने दिन में अपील करोगे, है ना। ये सारा बातें जो है बताया जाता है। और ये सारा कहां पे बताया गया? तो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट में बताया गया कि रिक्वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करना है। ठीक है, आपको याद रखना है, साथ साथ डिस्पोजल कर देना है, ज्यादा लेट नहीं करना है, तुरंत, मतलब साथ साथ एप्लीकेशन आया, आरटीआई का एप्लीकेशन आया, और साथ साथ ही आपको डिस्पोजल कर देना है। तो साथ मतलब क्या है? ये हो गया साथ। ठीक है, तो साथ साथ आपको डिस्पोज कर देना है। किसके पास? किसके पास? पीआईओ के पास, है ना, पब्लिक पीआईओ के पास। तो डिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहां पे बताया गया था? 5 में हमारा बताया गया था। अब बात आता है, जब हमसे आरटीआई मांगा गया, क्या हम सारे सवाल का, सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे? क्या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको हमको प्रोवाइड नहीं करना है?
तो ये बात हमको बताया गया अंडर सेक्शन 8 एंड अंडर सेक्शन 9 कि कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसका जवाब हमको नहीं देना है, जिसका इंफॉर्मेशन हमको नहीं देना है। तो सेक्शन 8 क्या बताया गया, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कौन सा आपका इंफॉर्मेशन है जहां पे हमको एग्जेम्पशन दिया गया, हमको एग्जेम्प्ट किया गया कि भाई तुमको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना है। कहां पे बोला गया, सेक्शन 8 में। ठीक है। और आप जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा काम पे आएगा आपका सेक्शन 8। सबसे ज्यादा काम पे आएगा सेक्शन 8। सेक्शन 8 में ABCDEFGHI करके आपको बहुत सारा सब सेक्शन मिल जाएगा। उस सबको एक एक करके आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आपका इसका डिस्पोज ऑफ करना रहता है तो वहां पे आपको बताना रहता है भाई क्या है, कहां पे है, और द रीजन फॉर रिजेक्शन, किस कारण से आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो 8 में अगर हम आते हैं, देखिए 8 का 1 का यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 8 के 1 के ABCDEFGH करके आई तक जितना हमको याद आ रहा है, आई और है जे भी, अच्छा चलिए जे भी है ना। तो 8 के जे तक, तो जे तक कितना हुआ, जी हो गया 7, HIJ, तो टोटल 10 प्रोविजन हमको यहाँ पे दिया गया 8 के 1 के भीतर, है ना। तो ये 10 प्रोविजन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑफिस में एक काम करते हैं, आरटीआई को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा इसका जरूरत होता है। अगला आता है सेक्शन 9, जहां पे क्या बोला गया, जहां पे बोला गया ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू सर्टेन केसेस। कौन सा ग्राउंड पे, तो भाई आसान भाषा में इसको याद रख लो कि कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। सेक्शन राइट क्या बोलता है, सेक्शन 9 क्या बोलता है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। ठीक है, मतलब कॉपीराइट का वायोलेशन। जैसे जैसे मान लो आजकल हम लोग कोको कोला खाते हैं, पेप्सी खाते हैं, थम्स अप खाते हैं, स्प्राइट खाते हैं। एक जमाना था जब एक देशी उसका कुछ देशी कोला या कुछ ऐसा नाम था, हमको एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, जो गवर्नमेंट का प्रोडक्ट था। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स तो था, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, वो किसी प्राइवेट बॉडी का नहीं था। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है और रिलायंस वाले को उसके ऊपर नजर आया और उसने सोचा कि भाई क्या इसका फंडा है, क्या देता है, मसाला क्या मिलाता है, हमको पूछ लेना है ना। उसने एक आरटीआई कर दिया देशी कोला के पास और बोला कि बताओ तुम्हारा सीक्रेट क्या है, खूबसूरती का राज क्या है ना। तो अब शाहरुख खान के जैसा सभी होगा कि बोलेगा लक्स मेरा खूबसूरती का राज, ये तो बोलेगा नहीं भाई, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, वायोलेशन हो जाएगा। तो सेक्शन 9 हमको बताता है कि कौन कौन सा केस में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, और अगर कभी भी कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है आपको जवाब नहीं देना है। तो सेक्शन 9 क्या बताता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, सेक्शन 9 हमको बताता है अबाउट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 10 ये क्या बताता है, तो ये हमको बताता है अबाउट सिवरेबिलिटी। इस टर्म को याद रखिए, सिवरेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, आप बोल सकते हो इसको कि पार्शियल फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे मैंने आपको पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका पापा का नाम है क्या है, आपका माता का नाम क्या है, ठीक है आप बता दिए। अब हम आपसे पूछे आपके गर्लफ्रेंड का नाम क्या है ना, तो मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, सबका नाम तो बोल दिए। अब गर्लफ्रेंड का नाम हम नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, अगर बोल देंगे तो घर पे जाएंगे और जूता चप्पल पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, 3-4 इंफॉर्मेशन दिया पर एक इंफॉर्मेशन नहीं दिया जूता चप्पल खाने के डर से। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो हमको देने लायक है वो देना, और जो देने लायक नहीं है उसको ना देना, इसको बोला जाता है सिवरेबिलिटी। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 में और सेक्शन 9 में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को बोला गया ये इंफॉर्मेशन तुमको नहीं देना है। तो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन इस सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का वायोलेशन हो जाता है तो हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट अगर कहीं पे वायोलेशन नहीं हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को मैं दे दूंगा।
है ना। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है सिवर एबिलिटी टू प्रोवाइड पार्शियल इन्फो, मतलब 10 इंफॉर्मेशन मांगा गया, 5 का इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड किया और 5 का नहीं किया, इसको क्या बोलेंगे, सिवर एबिलिटी। अगला आता है सेक्शन 11, जहां पे बोला गया थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। क्या बोला गया, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब फर्स्ट पार्टी हमने देखा, सेकेंड पार्टी हमने देखा। फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी कौन होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्टी। सिवरेबिलिटी को एक बार एक्सप्लेन करना है, चलिए बोल देते हैं ज्योतिर्मय जी। पहले हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, थर्ड पार्टी बात कर रहे थे हम लोग। तो जब हमारा आरटीआई एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पे तीन तीन मतलब एस्पेक्ट या 3 पर्सन आ सकता है। कौन कौन, फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी कौन हो गया, तो मान लीजिए सिटीजन ऑफ इंडिया जिसने इंफॉर्मेशन मांगा, ये कौन हो गया, ये हो गया फर्स्ट पार्टी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्टी। सेकेंड पार्टी कौन है, मान लीजिए जो हमारा पब्लिक अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जवाब मांगा गया या किसी दूसरा पब्लिक अथॉरिटी से जवाब मांगा गया, है ना। तो ये कौन हो गया, ये हो गया मेरा सेकेंड पार्टी। ठीक है। अब मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और रेलवे मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है जेपीपी। नाम सुने हैं, जेपीपी का फुल फॉर्म क्या है बताइए, जेपीपी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। मुकेश जी ने बोला जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग जॉइंट, ये क्या है, पब्लिक प्लेटफॉर्म, पिटाई खाने वाला जवाब है ये। बाकी लोग बताइए, जॉइंट पार्सल पार्टनरशिप। देखिए इतना इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। वेरी गुड मुकेश जी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। जेपीपी का फुल फॉर्म है जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट। आपको एग्जाम पे अगर पूछेगा ना, ऑप्शन में क्या देगा पता है, प्रोडक्ट के बदले कर देगा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के बदले कर देगा प्रोजेक्ट। और आप अगर पहले नहीं पढ़े हो और अंदाज में मार रहे हो तो आप 100% श्योर जॉइंट पार्सल प्रोजेक्ट के मार दीजिएगा, क्योंकि लास्ट दिन एक दिन हम जब इसको पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में भी पहले जॉइंट पार्सल प्रोजेक्ट घूम रहा था, है ना। तो याद रखना है जेपीपी होता है जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट। देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और रेलवे के साथ पार्टनरशिप चल रहा है और बड़े बड़े स्टेशन के भीतर, जैसे मान लीजिए एक हम देखे थे शायद सुराट से, गुजरात का जो सुराट है वहां से लेके, हाँ बिल्कुल, इसको रेल गति शक्ति भी बोला जाता है विकास जी, बिल्कुल रेल गति शक्ति भी बोला जाता है। तो क्या होता है, सुराट से लेके बिहार का ही एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, वहां पे आपका कपड़ा वगैरह बहुत सारा आता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेलवे और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कैसे काम किया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कस्टमर है वहां से प्रोडक्ट को लिया और सुराट के स्टेशन तक पहुंचा दिया। रेलवे ने क्या किया, सुराट से लेके मुजफ्फरपुर तक लेके आया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फिर मुजफ्फरपुर से लेके कस्टमर तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन आपका रेलवे के द्वारा कवर किया जाता है, कुछ पोर्शन आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट और रेल गति शक्ति। ठीक है। अब ये जो हमारा, मान लीजिए अब सिटीजन को एक आरटीआई करना था, किसके पास, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास। अब किसके बारे में करना था, मान लीजिए इसको रेलवे के बारे में करना है। ठीक है, कि रेलवे के साथ हमारा ये बिजनेस चल रहा है, इसमें क्या कितना फायदा मुनाफा घाटा क्या क्या चल रहा है इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है। अब यहां पे पहले से मेरा 2 पार्टी था, फर्स्ट पार्टी था सिटीजन, सेकंड पार्टी हो गया मेरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और थर्ड पार्टी कौन हो गया, तो थर्ड पार्टी हो गया रेलवे। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी, ये गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, तो मतलब यहां पे जो मेरा थर्ड पार्टी हुआ वो कौन था, थर्ड पार्टी जो है ये भी एक पब्लिक अथॉरिटी ही है ना। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए क्या थर्ड पार्टी आपका पब्लिक अथॉरिटी हो सकता है, तो बिल्कुल थर्ड पार्टी में भी है पब्लिक अथॉरिटी। अब दूसरा यह भी पूछा जा सकता है क्या थर्ड पार्टी कोई इंडिविजुअल हो सकता है,
तो बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कि आपका विकास जी के मिसेस ने पोस्ट ऑफिस के पास आपका एक आरटीआई किया कि सर हमको इनका सैलरी कितना है बताया जाए, ये बड़ा बदमाश है, हमको पैसा पैसा देता नहीं है, कंजूसी करता है ना, तो कितना सैलरी है बताया जाए। अब क्या हुआ, उनका मिसेस, विकास जी गुस्सा नहीं होंगे ना, और आपका मैडम अब अगर सुन रहे हैं तो उनको भी हम बुद्धि दे दिए कि एक बार पूछ लीजिए कि कितना पैसा मिलता है, बहुत सैलरी मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले मतलब लाखों करोड़ों कमाता है, ठीक है, और घर पे कुछ नहीं बताता है। तो यहाँ पे उनका मिसेस, विकास जी का मिसेस कौन हो गई, फर्स्ट पार्टी हो गई। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कौन हो गया, पब्लिक अथॉरिटी हो गया, सेकेंड पार्टी हो गया। अब यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो विकास जी के बारे में पूछा जा रहा है। ये भी सिटीजन है, बट ये हो गया थर्ड पार्टी। अब डिपार्टमेंट को अगर जवाब देना है तो विकास जी से एक बार पूछ लेगा कि भैया बताओ, तुम्हारा मिसेस ने ना ये पूछा है तुम्हारा सैलरी कितना है, बताना है कि नहीं बताना है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। तो याद रहेगा ये सेक्शन 11 में बताया गया। अब हम लोग शुरू से लेके एक बार इसको दोबारा समराइज करेंगे। मैं इसको स्टॉप करता हूं और एक बार मैं खोल लेता हूं वर्ड पैड, नोट पैड, है ना। नोट पैड में पढ़ने का भी मजा कुछ और है। देखते हैं, अभी तो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड बंद हो गया, है ना। हम लोग जब मतलब हम लोग तो सीनियर सिटीजन में आ गए हैं ना, तो जब हम लोग बच्चे थे तो ये आपका ब्लैक बोर्ड वगैरह में पढ़ते थे, अभी हम लोग आ गए व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। अब आपको बताना है, हम नहीं बोलेंगे सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था, बताइए फटाफट से, आप बोलिएगा हम इधर लिखेंगे। सेक्शन 1 में क्या बताया गया था, फटाफट बोलिए। सेक्शन 1 में क्या पढ़े थे, जितना समय लगेगा। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, है ना। याद रहेगा, शॉर्ट टाइटल हमने देखा था, कमेंसमेंट देखा था और एक्सटेंड देखा था। सेक्शन 2 में क्या बताया गया था, बताइए फटाफट से देवी और सजनों, जल्दी से दीजिए जवाब, नहीं तो खिला देंगे गुलाब। चलिए, डेफिनेशन, वेरी गुड, डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 में मैंने डेफिनेशन देखा। अब ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिलके मेरा था चैप्टर 1, जिसका नाम था प्रीलिमिनरी, है ना। अच्छा चलिए, तो एक स्पेलिंग पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। पब्लिक चैट में लिखना है, मिसलेनियस का स्पेलिंग क्या है, फटाफट से लिखिए, मिसलेनियस का स्पेलिंग क्या है। तब तक मैं थोड़ा पानी पी के आता हूं। देखते हैं किसने किसने दिया क्या जवाब। MISCELLANEOUS। चलिए, आप लोग वो ऑटो करेक्शन वाला नहीं यूज किया है ना, चलिए अच्छी बात है। चलिए बढ़िया है ना। ये स्पेलिंग जो है मैं बहुत बार गलत लिखता हूँ और लिखता था भी, और अभी भी बीच बीच में लिख देता हूँ, है ना। तो कभी कभी सवाल, हालांकि आप लोगों को इंग्लिश में नॉर्मली उतना पूछ ये सब पूछता नहीं है, बट फिर भी याद रखना अच्छा है। चलिए आगे आते हैं, चैप्टर 2। बताइए चैप्टर 2 में कितना सेक्शन था, पब्लिक चैट में लिखिए फटाफट। चैप्टर 2 में टोटल कितना सेक्शन था, मुकेश, प्रद्युत, रामकृष्ण, इंद्रजीत, मधुस्मिता, विष्णु, अक्षय, उपाध्याय, बंटी, झिंटू, डीपी सिंह, जयप्रकाश, ज्योतिर्मय, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना था, टोटल 9 सेक्शंस था। अच्छा, इस चैप्टर में क्या बताया गया था, इस सेक्शन चैप्टर 2 में क्या बताया गया था, बताओ बताओ, चैप्टर 2 में क्या बताया गया था, फटाफट से बताओ। चैप्टर 2 में बताया गया था RTI। ये क्या है, मतलब किनसे कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन में, एंड एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज, है ना। ये बताया गया था हमारा चैप्टर 2 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज, वेरी गुड, है ना, राइट टू ऑब्लिगेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज। अब यहाँ पे टोटल सेक्शन था, टोटल सेक्शन कितना था, टोटल सेक्शन था 9। अब एक एक करके देखते हैं। सेक्शन, पहला सेक्शन था सेक्शन 3। इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था राइट टू होम, किसको अधिकार दिया गया,
ठीक है, तो यहां पे हमने देखा सिटीजन ऑफ इंडिया को आपका अधिकार दिया गया था। फिर हमने देखा सेक्शन 4 में किसके अगेंस्ट में आपका अधिकार दिया गया था, तो पब्लिक ऑथोरिटीज के अगेंस्ट में आपका ये अधिकार दिया गया था। तो देखिए ये एक्चुअली ये नहीं बताया गया सेक्शन 4 में, हम बस इसको याद करने के लिए बोल रहे हैं कि राइट टू हुम किसको अधिकार दिया गया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया को अधिकार दिया गया। किसके अगेंस्ट में दिया गया, पब्लिक ऑथोरिटीज के अगेंस्ट में दिया गया। तो जिसके अगेंस्ट में अधिकार दिया गया उनका क्या क्या ऑब्लिगेशन है वो आपका सेक्शन 4 में बताया गया। क्या बताया गया, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज, याद रहेगा हमने देखा था इधर, क्या देखे थे सेक्शन 4 में क्या बताया गया, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज। ठीक है, क्या क्या ऑब्लिगेशन आता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेक्शन 5 कि पब्लिक ऑथोरिटीज ने दो ऑफिसर को अपॉइंट किया था। पब्लिक ऑथोरिटीज ने क्या किया था, दो प्रकार का ऑफिसर है जिसको अपॉइंट किया था, उनका डेजिग्नेशन के बारे में यहां पे आपका बताया गया था, है ना। सेक्शन 5 याद करिए, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और इसके साथ आपका एपीआईओ के बारे में भी बताया गया। जब हम डिटेल्स में जाएंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो किसको अधिकार दिया, किसके अगेंस्ट में दिया, जिसके अगेंस्ट में दिया उनका ऑब्लिगेशन क्या है, और उन्होंने किसको किसको अपॉइंट किया, पीआईओ और एपीआईओ को अपॉइंट किया। इसके बाद सेक्शन 6 में क्या बताया गया, सेक्शन 6 में बताया गया हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट, हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट, कि हम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, याद रहेगा ना। सेक्शन 6 में क्या बताया गया, हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट, मतलब आसान भाषा में अगर इसको हम बोले तो यहां पे बोला गया रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बताया गया अगला वाला में सेक्शन 7 में कि डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आ गया उसका डिस्पोजल कैसे होगा, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट बताया गया। अब इसके बाद क्या हम सारा रिक्वेस्ट का जवाब देंगे, सारा जो भी हमारा इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा सबको जवाब देंगे, तो नहीं, यहां पर भी है आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग इंफॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। इसको अगर लिखा जाए एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन नहीं देना है, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, 9 नहीं, यहाँ पे 8 होगा, 8 कर दिए। उसके बाद आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में हमने क्या देखा था, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, यहां पे हमने देखा था कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में, अगर कॉपीराइट का वायोलेशन हो रहा है उसका जवाब हमको नहीं देना है। फिर हमने देखा सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या देखा था बताइए फटाफट से, ये सवाल पूछेगा, ध्यान रखिए, अगले सवाल अगले एग्जाम पे जो भी एग्जाम आप दे रहे हो आपसे को सीधा पूछेगा। सेक्शन 10 आपको क्या बताता है, सीवरेबिलिटी, वेरी गुड मुकेश जी, लिपन, सीवरेबिलिटी, है ना, मतलब फर्निशिंग फ्यू इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड और फ्यू नॉट, है ना, मतलब जो आपका परमिटेड इंफॉर्मेशन, फ्यू ना बोल के हम बोल सकते हैं परमिटेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन परमिटेड है देने लायक है उसको देना है, और जो नहीं देने लायक है उसको नहीं देना है। उसके बाद आता है सेक्शन 11, जब एक और एक आता है उसके साथ आता है और एक तीसरा, है ना, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, मतलब पति पत्नी और वो, 11 में पति और पत्नी था, अकेला था, उसके साथ और एक ए आ गया, मतलब थर्ड पार्टी आ गया, पति पत्नी और वो हो गया। तो 11 में क्या बताया गया, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में, याद रहेगा यहां तक बताइए, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन याद रहेगा कि नहीं। अभी हम पूछेंगे और आपको जवाब देना है भाई लोग, ठीक है, सीधा बोले तो हम एक एक करके सेक्शन बोलेगा या फिर क्वेश्चन बोलेगा, आपको उसका जवाब देना है कि कौन सा सेक्शन में उसके बारे में बताया गया। ठीक है,
तो पहला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में कहाँ पे बताया गया, जल्दी से बोलिए। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में कहाँ पे बताया गया? वेरी गुड, सेक्शन 9 पे बताया गया कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। अच्छा, अगला सवाल का जवाब दीजिए। ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज कहाँ पे बताया गया? इसमें कुछ लोग गलत जवाब देगा, हमको मालूम है। ऑब्लिगेशन सच्ची, इंद्रजीत, मधुस्मिता, अक्षय, मंजीत, लिपन, मनोज, प्रद्युत, ज्योतिर्मय, सोनी जी, ऐसे ही गलती से हो गया आपका, 2 को 4 आ गया। शत्रुघ्न, झिंटू, पीटी के उपाध्याय, मिश्रा, अच्छा दीपमाला मिश्रा ना, नाम आज ठीक बोले मिश्रा जी। सोनी जी 4 है, ठीक है। और बाकी लोग बिल्कुल। तो आपका सेक्शन 4 में बताया गया ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ पे बताया गया? शांतनु आपका जवाब नहीं आ रहा है। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, बिल्कुल। डिस्पोजल कब करना है? साथ ही कर देना है, एकदम साथ साथ डिस्पोजल करना है ना। तो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट जो है साथ में बताया गया, वेरी गुड। अच्छा, रिक्वेस्ट कैसे किया जाएगा, मतलब एप्लीकेशन, आरटीआई का एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, मैनर ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ पे बताया गया? 6 में बताया गया। चलिए, सवाल पूछने से पहले आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 10 में क्या बताया गया? सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में क्या बताया गया? सिवरेबिलिटी। सेक्शन 10 में क्या बताया गया? थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, पिटाई खाने वाला बात है। टीपीआई जो है, खाली एक बार टीपीआई याद रखने से काम चलेगा? किसने बोला था टीपीआई? हमको वो मिल नहीं रहा है। चलिए, सेक्शन 10 में क्या बताया गया? सेक्शन 10 में बताया गया आपका सिवरेबिलिटी के बारे में। अब आप हमको बताइए, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 सेक्शन पे बताया गया, दोनों का नाम लिखना है। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन सा सेक्शन पे आपका इसके बारे में बताया गया? बेसिकली 8 तो है ही, और साथ में 9 में भी है। और 9 में क्या बताया गया प्रिसाइजली, अगर हम बात करें 9 में किसके बारे में बताया गया? 9 में किसके बारे में बताया गया? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में, वेरी गुड। 9 में किसके बारे में बताया गया? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बताया गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है, जो आपके एग्जाम पे पूछेगा ही पूछेगा, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कहाँ पे बताया गया? फटाफट, मधुस्मिता, बंटी, जिंटू, सची, मुकेश, दीपमाला, उपाध्याय, सोनी, दीपंकर, ज्योतिर्मय, वेरी गुड, सेक्शन 11 में बताया गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां तक हमारा याद है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन तक। शत्रुघ्न जी, डीपी सिंह, वेरी गुड, याद रहेगा। तो टोटल 11 सेक्शन देखिए हमको याद हो गया। इसी तरीके से पूरा 31 सेक्शन ही आपको याद हो जाएगा, चिंता का कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगला चैप्टर में हम लोग आते हैं भाइयों और बहनों, अगला चैप्टर में बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गया उसे ढूंढो, मिल गया। चलिए, अब आते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। कहाँ रे, हाँ, अब आते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में क्या बताया गया? तो देखिए, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपको एक साथ पढ़ना है। चैप्टर 3 आपको बताता है सीआईसी के बारे में, चैप्टर 4 आपको बताता है एसआईसी के बारे में। सीआईसी क्या होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सीआईसी क्या होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। एसआईसी क्या होता है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और हमने बोला था 2 चैप्टर आपको साथ में पढ़ना है, सीआईसी और एसआईसी। सीआईसी इस चैप्टर में 3 सेक्शन है, एसआईसी में भी 3 सेक्शन है। यहाँ पे है 12, 13, 14 और आपका 15, 16, 17, याद रहेगा 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखिए यहाँ पे 12, 13, 14 और 15, 16, 17 को मैं क्यों बोला कि एक साथ पढ़ना है? क्योंकि एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिलेटेड है। ध्यान दीजिए इधर, नींद आ रहा है तो पानी पीजिए और फिर से क्लास पे ध्यान दीजिए। हम भी थोड़ा पानी पीते हैं, हालांकि हमको आज नींद आ नहीं रहा है ना। सेक्शन 12 जो है क्या बताता है? तो सेक्शन 12 हमको बताता है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कैसे बनाया जाएगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब होता है, कैसे होता है, ये सारा बात बताया गया सेक्शन 12 में। सेक्शन 13 में क्या बताया गया? टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। ये सीआईसी जो है, इसके ऑफिस में जो लोग काम करेंगे, है ना, वो लोग, उन लोगों का काम का क्या क्या टर्म्स रहेगा, क्या क्या कंडीशन रहेगा,
वो आपका कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 13 में बताया गया। और सेक्शन 14 में बताया गया रिमूवल फ्रॉम सर्विस। हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं, हम लोग इसको याद रखते हैं CTR। CTR मतलब कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, है ना। पिनाकल में हम लोग देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CTR। तो ये CTR मतलब क्या हुआ, सी में हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, सी में क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC। टी में क्या हो गया, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। आर में क्या हो गया, रिमूवल, रिमूवल ऑफ CIC एंड IC। ठीक है, तो जब हम लोग CIC का गठन देखेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं और 10 आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, है ना। आगे हम लोग अगर आएंगे जब, देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, कहा गया भाइयों 12 में, 12 में क्या बताया गया, देखिए CIC के गठन में क्या क्या होता है, एक रहता है आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, साथ में मैक्सिमम 10 आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। अब ये जो हमारा 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर था या फिर जो हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया। ये लोग जो ऑफिस को होल्ड करते हैं उसका क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, मतलब सर्विस पीरियड कितने साल के लिए रहेगा, है ना। ये सारा बातें जो है आपका सेक्शन 13 में आपका बताया गया, 12 में बताया गया और 14 में आपका बताया गया, याद रहेगा। तो सेक्शन 12 में क्या बताया गया, फटाफट से बताइए। सेक्शन 12 में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC, CIC के गठन के बारे में बताया गया, है ना अक्षय जी, वेरी गुड, मधुस्मिता, मुकेश, जिंटू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC। सेक्शन 2 में क्या बताया गया, सॉरी सेक्शन 13 में क्या बताया गया, सेक्शन 13 में बताया गया टर्म्स, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, टर्म्स एंड कंडीशन, आसान भाषा में बोले तो टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस, वेरी गुड। अगला बताया गया सेक्शन 14, सेक्शन 40 में क्या बताया गया, रिमूवल के बारे में बताया गया, है ना। तो देखिए 12, 13, 14 में आपका CTR था, सेम CTR 15, 16, 17 में भी है, खाली अंतर क्या हुआ, यहां पे था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यहां हो गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। 15 में क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। फिर 16 में क्या बताया गया, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। 17 में क्या बोला गया, बोला गया रिमूवल ऑफ SIC, है ना, जो हमारा स्टेट का जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे उन लोगों को कैसे रिमूव किया जाए, हो गया ना याद, आसान सा चीज है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, चैप्टर 3, चैप्टर 4। 12 में क्या था आपका CTR, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC। 13 में क्या था आपका टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। 14, 12, 13, 14 में क्या था आपका, 14 में था आपका रिमूवल ऑफ CIC एंड IC, है ना। फिर 15 में आ गए, 15 में जब आप आ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SIC हो गया। 16 में आ गए तो टर्म्स ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ SIC हो गया। 17 में आ गए तो रिमूवल ऑफ SIC एंड SIC का जो IC रहेगा, है ना। ये सारा हमारा हो गया, तो हो गया हमारा 4 चैप्टर, मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ बट हमने अभी तक सेक्शन को याद कर लिया यहां तक, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे वाला सेक्शन से 100% सवाल आपके एग्जाम पे पूछेगा, ठीक है। सवाल कहीं से भी पूछ सकता है बट यहां से सीधा पूछेगा अपील के बारे में कौन सा सेक्शन पे बताया गया, याद रहेगा। अपील के बारे में कहां पे बताया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के भीतर एक है। RTI एक्ट के अपील के बारे में कहां पे बताया गया, तो सेक्शन 19 में बताया गया। देखिए अपील कब करते हैं, जब मैंने एक RTI के लिए रिक्वेस्ट दिया, जिसने जवाब दिया मेरे साथ उनका जो है एक मत नहीं है, उन्होंने बोला कि नहीं इसका जवाब नहीं देना चाहिए, बट आई थिंक दैट द रिप्लाई और द इंफॉर्मेशन शैल बी फर्निश्ड। तो आपका मत, आपका मत और मेरा मत एक नहीं है, मतलब एक नॉय। अपील हम कब करेंगे, जब एक नॉय होगा, मतलब मेरा और आपके भीतर एक नहीं होगा, है ना। तो देखिए सेक्शन 19 में बताया गया अपील के बारे में, याद रहेगा, सेक्शन 19 में बताया गया अपील के बारे में। सेक्शन 18 में क्या बताया गया था, तो सेक्शन 18 में बताया गया पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन।
सेक्शन 18 में क्या बताया गया था? पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। आप पावर को याद करिए। पावर कब मिलता है? जब बंदा एडल्ट होता है, 18 साल का होता है। उसके पहले तो बच्चे होते हैं, उसके पहले घर पे माँ बाप भाई बहन क्या बोला। और याद करके देखिए, जिस दिन आप 18 साल के हुए थे, क्या इनॉर्मस पावर आपके अंदर आ गया था, पंख हो गया था, दो चार गो क्या बोलते हैं विंग्स, है ना, कि दो चार को विंग्स एक्स्ट्रा लग गया कि आज से मैं उड़ना सीख गया। तो ये उड़ना सीख हम कब? 18 साल के एज में, है ना। तो पावर मिल जाता है और साथ ही साथ कुछ फंक्शन भी हो जाता है, कुछ ड्यूटीज भी मिलता है। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स टुगेदर। सेक्शन 18 में पावर बताया गया, फंक्शन बताया गया, किसका? इंफॉर्मेशन कमीशन का, है ना। इस इंफॉर्मेशन कमीशन के भीतर सीआईसी भी आता है, इसके भीतर एसआईसी भी आता है ना। तो जो हमारा सीआईसी है और एसआईसी है, इनको जो पावर दिया गया, कहां पे बताया गया? सेक्शन